हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी एग्जाम 2025 के लिए मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। ये है अपना सेट नंबर 15। इससे पहले मैं 14 सेट डाल चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3.375 इनटू ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए, एक आसान सा सवाल है। इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 0.375। ये 3 को ऐसे रहने देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 375 डिवाइड बाय 1000। तो 25 से अगर आप काटेंगे या फिर 125 से काट दीजिए। 125 का 3 बार में, 125 का 8 बार में, तो ये आपके पास बन गया 8 × 24, 24 और 3 27, 27/8। ऑप्शन नंबर ए। इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी देन फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी। तो देखिए यहाँ पे ए का 15% बी के 25% के बराबर है और अपन से ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। तो ये 100 तो अपना कैंसिल आउट हो गया 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बटा बी इक्वल टू आ गया आपके पास 5/3। तो यही इनका रेशियो बन गया, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 9, 8, 11 सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स मे बी प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर अपने पास निकल के आए वो प्रपोर्शन में हो। दैट मीन्स कि ये नंबर अभी प्रपोर्शन में नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो फिर x सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे 7 - x बनेगा, 9 - x बनेगा, 8 - x बनेगा और 11 - x बनेगा। तो ये चारों नंबर जो है ये प्रपोर्शन में होंगे। और जब चार नंबर प्रपोर्शन में होते हैं तो उस केस में शुरुआती दो का रेशियो जो है वो लास्ट के दो के रेशियो के बराबर होता है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है और क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, बिकॉज x² यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो अपना नॉर्मल तरीका होता ही होता है। इसके अलावा यहां पर एक ट्रिक भी चलती है। तो ट्रिक में क्या है, जो शुरुआती दो रेशियो है उनको आप लिख लीजिए 7/9 और फिर अगले दो को लिख लीजिए 8/11। तो यहां पर अपन को 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 7 अगर आप घटाएंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 और 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहां पर अपन को क्या करना है, इनका डिफरेंस चेक करना है। 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो 2 है और 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो दोनों साइड डिफरेंस बराबर करना है। तो यहां पर अगर मेरे को डिफरेंस बराबर करना है तो फिर इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप देख सकते हैं कि 2 और 4 का डिफरेंस 2 है और 7 और 9 का भी डिफरेंस 2 है। तो यहां पर 7 से 2 हुआ, मतलब मैंने कितना घटाया, तो मैंने 5 घटाया। सेम तरीके से नीचे भी 9 से 4 हुआ तो मैंने कितना घटाया, 5 घटाया। तो ये जो x है यही आपके पास 5 के बराबर है। यही आपका आंसर बन जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे को 5 घटाना पड़ेगा। तो अगर आप 5 घटाते हैं तो 7 - 5 2, 9 - 5 4, 8 - 5 3 और 11 - 5 6। तो अगर आप अब देखेंगे तो ये आपके प्रपोर्शन में होंगे। 2/4 इज इक्वल टू 3/6। 2/4 1/2 हो जाता है और 3/6 भी 1/2 हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द डिफरेंस। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो 2/5/8 है इसको डिसमल में लिख लेते हैं, बिकॉज जो अपन को आंसर है वो भी डिसमल में ही देना है। तो फिर फ्रैक्शन में लिखने से कोई मतलब नहीं है। और जब कभी भी बोर्ड मास की बात की जाती है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 2/5/8, इसको आप लिख सकते हो 2 + 5/8 और 5/8 का मतलब क्या हो गया, 1/8 इक्वल टू होता है 0.125। तो 5 × 0.125 करेंगे तो आ जाएगा 0.625। तो ये बन गया 2 + 0.625 दैट इज इक्वल टू 2.625। तो अब 2.625 में मेरे को सबसे पहले 1.75 ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 और 2 7, 7 और 6 13 की 3, एक कैरी चला गया, 2 और 2 4, 4.375। तो अब आप यहाँ पे 6.4 में से 4.375 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 0.4 में से 0.375 घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.025। तो ये आ गया 2.025, ऑप्शन नंबर डी। आलोक स्टार्ट ए बिजनेस विथ 90,000 आफ्टर 3 months. Deepak joined with 1,20,000. After 6 months from the beginning, Alok increases his investment by 30,000. Deepak leaves the business 3 months before the end of the year. What is their profit sharing ratio? तो देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, आलोक और दीपक।
अब बोला जा रहा है कि आलोक एक बिजनेस को 90,000 रुपए से स्टार्ट करता है, फिर इसके बाद दीपक 3 महीने बाद 1,20,000 रुपए से ज्वाइन करता है। और बोला जा रहा है कि जो आलोक है वो शुरुआती 6 महीने तक तो 90,000 ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 30,000 रुपए से बढ़ा देता है। तो जब कभी भी अपन को प्रॉफिट का रेशियो लेना होता है तो उस केस में अपन टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो इक्वल टू अपने पास होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये जो 90,000 का इन्वेस्टमेंट है ये इसने शुरुआती 6 महीने के लिए किया, और 6 महीने बाद इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 30,000 से बढ़ाया, मतलब 90,000 से बढ़ा के 1,20,000 रुपए कर दी। और ये 1,20,000 इसने कब तक रखा? आखिरी के 6 महीने, क्योंकि यहाँ पे जो अपन को टोटल प्रॉफिट बताना है वो 1 साल का बताना है। तो शुरुआती 6 महीने 90,000, तो बाकी 6 महीने 1,20,000। सेम तरीके से जो दीपक है उसने 1,20,000 से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन इसने एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग से 3 महीने बाद ज्वाइन किया और एंड से भी 3 महीने पहले ही छोड़ दिया। दैट मीन्स कि पूरे 1 साल में इसने 6 महीने कम किए, 3 महीने के तो स्टार्टिंग के और 3 महीने बाद के। तो इसने कितने टाइम इन्वेस्ट किया? केवल 6 महीने ही इन्वेस्ट किया। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसने 1,20,000 है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये हो जाएगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर अगर अपन को प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो यही टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो चलिए रेशियो ले लीजिए, ये 4 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा 3 से और काट सकते हैं, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 4 बार में। तो ये 3 और 4 7 और ये 4। तो रेशियो बन जाएगा 7:4, ऑप्शन नंबर ए। The average age of 19 student is 17 year. A teacher join the group and the average becomes 18 year. What is the teacher age? तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर अपन को करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 19 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 17 ईयर है, और एक टीचर के ज्वाइन होने की वजह से जो एवरेज है वो 18 ईयर हो गया। तो टीचर की एज क्या होगी? तो देखिए जब कभी भी एवरेज होता है तो एवरेज के केस में अपन मान लेते हैं कि इन सभी 19 स्टूडेंट की जो एज है वो 17 ईयर है। अगर टीचर की भी एज 17 ईयर ही होती तो जो एवरेज है वो 17 ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एवरेज बढ़ा है, और कितना साल बढ़ा? 17 से 18, मतलब 1 साल बढ़ा। तो ये जो 1 साल का एवरेज बढ़ा ये सभी लोगों में बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सभी लोगों में एज बढ़ रही है ये किसकी वजह से बढ़ रही है? ये टीचर की वजह से बढ़ रही है। तो जैसे अगर 17 साल ही होती तो 17 तो रहती, लेकिन एवरेज बढ़ा 1 साल, और ये कितने लोगों में बढ़ा? 19 तो स्टूडेंट और एक टीचर खुद, दैट इज 20 लोग। तो 20 लोगों की जो उम्र है वो 1 साल बढ़ गई, तो ये कितना आ जाएगा? टीचर की उम्र 37 साल, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को अपन चाहे तो एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो उस केस में अपन क्या करते हैं? सम को इक्वल करते हैं। जैसे जो 19 स्टूडेंट की एवरेज का एज का जो सम होगा वो हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 17। अब इसमें मैं मान लेता हूं एक टीचर आ रहा है जिसकी उम्र है 1 साल, तो ये हो गया टोटल 20 लोगों की एज का सम, 19 तो स्टूडेंट और एक टीचर। अब यहां पर जो एज है, एवरेज एज, वो 18 ईयर्स हो गई। तो इन अगर 20 लोगों की आप सम निकालोगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 18। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर आप एक्स निकालेंगे तो एक्स आपके पास देखिए 18 दूनी 36, मतलब 360, माइनस 19 इंटू 17 अगर आप करते हैं तो 17 का 9 बार में हो गया 153, 15 कैरी चला गया, 17 और 15 32। तो ये आपके पास आ गया 37 साल, ऑप्शन नंबर बी। In a team of 80 employees, the average salary is 62,000. If 30 of them earn an average salary of 72,000, what is the average salary of the remaining employee? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक 80 एम्प्लॉय की टीम है जिसमें मतलब जिनकी जो एवरेज सैलरी है वो 62,000 है। अगर उसमें 30 लोग 72,000 की एवरेज सैलरी कमाते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉय है उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। यहां पर जैसे ये 30 एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो है 72,000, और जो बाकी कितने एम्प्लॉय रह गए? 50 रह गए, क्योंकि टोटल 80 थे, उसमें से 30 चले गए। तो मैं बोल सकता हूं कि जो बाकी 50 एम्प्लॉय है उनकी एवरेज सैलरी को मैं एक्स मान लेता हूं, और पूरी कंपनी की जो एवरेज सैलरी है वो है 62,000। तो जब कभी भी अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करते हैं तो इस तरीके से अपन एरो बनाते हैं। अब यहां पे जो होता है ये रेशियो क्या आता है? तो ये रेशियो आता है नंबर ऑफ पर्संस का। जैसे ये जो 72,000 है ये कितने लोगों की सैलरी है? ये 30 लोगों की है। और ये एक्स है, ये कितने लोगों की है? तो 50 लोगों की है। तो यहां पे जो नंबर आता है वो इनका रेशियो आता है। तो रेशियो अगर आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3:5। तो अब आप देख सकते हैं कि अपन हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 72,000 में से 62,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 10,000, मतलब ये 5 की वैल्यू आ गई 10,000। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 2,000 मतलब 6,000। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 62,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6,000।
तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया यहाँ पे आपके पास 56,000, ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स कि बाकी जो 50 एम्प्लॉई है उनकी एवरेज सैलरी आ गई 56,000। A sum become 4 times its original value in 6 years under compound interest. In how many years will it become 16 times of the original amount? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सम अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 4 गुना हो जाता है 6 साल में। ओरिजिनल वैल्यू का 4 गुना होने का मतलब है कि जैसे 1 रुपया है तो ये 6 साल में 4 रुपया हो गया। तो अब देखिए होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये हर 6 साल में 4 गुना होता जाएगा। जैसे शुरुआती 6 साल में 1 रुपया 4 रुपया बना, तो अब अगले 6 साल में ये इस 4 का 4 गुना होगा, 4 का 4 गुना मतलब 16। तो अगले 6 साल में जो 1 रुपया है वो 16 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर अपन से यही पूछ रहा है कि 1 रुपया 16 रुपया कितने सालों में बनेगा। तो कितने साल लग रहे हैं, 6 साल इधर 6 साल इधर, मतलब 12 साल, ऑप्शन नंबर बी। इफ द रेशियो बिटवीन द लॉस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1:10, देन द रेशियो बिटवीन इट्स सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज। तो देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि लॉस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ये 1:10 है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस तो मैं बोल सकता हूं 10 यूनिट ही हो जाएगी। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो जब कभी भी लॉस होता है तो उस केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है और लॉस 1 यूनिट है तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 यूनिट। तो ये आपके पास बन गया 9:10, ऑप्शन नंबर ए। An item is marked at 150. A customer get a 10% discount on it. If the seller still make a profit of 25%, what is the cost price of the item? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आइटम की मार्क प्राइस 150 रुपए, यदि कस्टमर को इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बाद भी वो 25% की कमाई करता है, तो आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो यहां पर अपन चाहे तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है वो 25% का है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गई 4 और सेलिंग प्राइस हो गई 5। फिर डिस्काउंट है 10% का। 10% का मतलब बन गया 1/10, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर मैं मार्क प्राइस को 10 मानूं तो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई, 9 रुपए। तो यहां पर आप क्या कीजिए, कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिए। 9 चौको 36, 9 पंजे 45 और 5 × 10 50। तो देखिए यहां पर आपको मार्क प्राइस दे रखी है 150, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू दे दी 150, और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है जो कि अपने पास है 36 यूनिट। तो यहां पर देखिए 50 से ये 3 बार में, तो 36 × 3 करेंगे तो 108, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे। एक फॉर्मूला अपने पास होता है मार्क प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस साइन और लॉस होता है तो माइनस साइन। तो मार्क प्राइस अपन को दे रखी है 150, कॉस्ट प्राइस यहां पर अपन से पूछी जा रही है, और यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 25% का, इसलिए प्लस साइन, और डिस्काउंट है 10%, तो 100 माइनस 10। परसेंट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे 100 प्लस 25 हो गया 125। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा अपने पास, 150 इंटू ये आ गया 90 और डिवाइड बाय 125। तो देखिए 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 6 बार में, और 5 से ये 18 बार में। 18 × 6 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 108, ऑप्शन नंबर ए। A software developer sell a license for a new application to a reseller at a 20% discount. An installation and support fee of 15% is added to the discounted price. The reseller then sell the license for 7,800 more, making a 25% profit. Determine the original mark price of the software license by the developer. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि अपने नए एप्लीकेशन का लाइसेंस किसी रीसेलर को 20% डिस्काउंट पर देता है। तो यहां पर सबसे पहले तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस को अपन कुछ मान लेते हैं, इसको मैंने मान लिया 100 यूनिट। अब इस 100 पर इसने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 पर 20% का डिस्काउंट अगर आप देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 80, दैट मीन्स 80 यूनिट। लेकिन ये जो है इतने में ही नहीं बेचा, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने डिस्काउंटेड प्राइस का 15% एज ए इंस्टॉलेशन और सपोर्ट फी भी ऐड किया। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या है 80, तो 80 का 15%, 80 का अगर आप 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 का 10% हो गया 8, और 5% होता है 10% का आधा, मतलब 8 का आधा मतलब 4।
तो 15% हो गया, 8 + 4 12, दैट मीन्स कि 12 यूनिट का इंस्टॉलेशन और सपोर्ट फी ऐड किया है। तो जो ओवरऑल प्राइस पड़ेगा उस रीसेलर को वो कितना पड़ेगा, वो पड़ेगा 92 यूनिट। और जितने रुपए में रीसेलर ने खरीदा यही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मतलब आगे जब रीसेलर किसी और को बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना माना जाएगा, तो वो माना जाएगा 92। और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये किसके लिए, ये रीसेलर के लिए। यहां पर डेवलपर को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा ये अपन को नहीं पता रखा, इससे अपन को कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो अपना रीसेलर है उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो पड़ा 92 यूनिट। देखिए मार्क प्राइस कभी भी कॉस्ट प्राइस नहीं माना जाता। मार्क प्राइस जो है वो हमेशा हर कोई बढ़ा के बताता है। कॉस्ट प्राइस कुछ अलग होता है, जो कि उसको एक्चुअली उतना खर्चा आया वो उसका कॉस्ट प्राइस है। अब जो डेवलपर है उसने हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने हिसाब से जोड़ दिया होगा और उसको उसने मार्क प्राइस बना दिया। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस कभी भी सेम नहीं हो पाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम हो गया तो डिस्काउंट देने के बाद हमेशा लॉस होगा, क्योंकि जितने रुपए में मेरे को पड़ा उस पर भी अगर मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया तब तो जो मेरी सेलिंग वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो कभी भी डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पर नहीं दिया जाता, हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा बढ़ा के बताई जाती है। तो अब देखिए यहां पर जो रीसेलर है उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा 92 यूनिट। अब बोला जा रहा है कि इस रीसेलर ने किसी और को ये जो नया एप्लीकेशन है इसको सेल किया और इस पर इसको 7800 का फायदा हुआ, जो कि 25% प्रॉफिट के बराबर है। तो प्रॉफिट मतलब फायदा, और ये 25% कितना है, 7800 है। तो देखिए जो प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, और अगर ये फायदा रीसेलर को हो रहा है तो ये जो 25% का प्रॉफिट है ये किस पर होगा, तो ये रीसेलर की कॉस्ट प्राइस पर होगा, जो कि है 92 यूनिट। 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 1/4 का प्रॉफिट है कितने पे, 92 पे। तो यहां पर अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 92 × 1/4, और इसी की वैल्यू अपन को दे दी 7800। और यहां पर अपन से ओरिजिनल मार्क प्राइस पूछ रहा है जो कि डेवलपर को पड़ी थी, और उसको अपन ने 100 यूनिट माना था। तो 100 यूनिट की वैल्यू यहां पर अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए 4 से ये 23 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 23 का 3 बार में 69, 78 - 69 हो गया आपके पास 9, 9 का मतलब 90। तो फिर से 23 का 3 बार में तो कितना आ गया 69, 90 - 69 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 21। 21 का मतलब बन गया 210, और 210 के हिसाब से मैं इसको 9 बार में बोल सकता हूं। तो ये आपके पास 339 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या 339 आप बोल सकते हैं। इतने पे आप छोड़ दीजिए, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 339, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33900। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। A 90 liter mixture contain milk and water in the ratio 7:2. If x liter of milk and x liter of water are added to the mixture, the new ratio of milk to water become 5:2. What is the value of x? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:2 है। इसमें मैंने x लीटर मिल्क और x लीटर वाटर ऐड किया, उसके बाद जो रेशियो है वो 5:2 बन गया। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहला तरीका जो इस क्वेश्चन को करने का है वो तो ये कि मैं मिल्क और वाटर की वैल्यू निकाल लूं। जैसे 7:2 में मिल्क और वाटर है तो 7 + 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 90 लीटर। तो यहां पर अगर मैं इनिशियल मिल्क निकालूंगा तो वो होगा 7 यूनिट जिसकी वैल्यू आ जाएगी 70 लीटर, और वाटर निकालूंगा तो वो होगा 2 यूनिट जिसकी वैल्यू आ जाएगी 20 लीटर। अब इसमें मैंने x लीटर मिल्क ऐड किया है और x लीटर ही वाटर ऐड किया है, तो यहां पर जो इनका नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 70 + x / 20 + x, एंड दैट इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 5/2। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास 140 + 2x इक्वल टू 100 + 2x, सॉरी 100 + 5x। तो यहां पर 5x - 2x हो गया 3x, 140 - 100 हो गया आपके पास 40, तो x इक्वल टू आ गया 40/3, दैट इज इक्वल टू 13.33 लीटर। तो देखिए ये तो एक तरीका हुआ, और भी तरीके यहां पर अपन देखते हैं। कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो तरीका आपको आसान लगे, जो जल्दी हो और जो अच्छे से समझ में आए, उसी तरीके को आप इस्तेमाल कीजिए। मैं यहां पर अलग अलग तरीके क्यों बताता हूं, सो दैट कि आपको हर तरीके का ज्ञान हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में पहला वाला लग जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दूसरा वाला लगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में और कोई तरीका लगे। तो यहां पर जो अलग अलग तरीके मैं बता रहा हूं इनको आप किसी और क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सको, इसलिए मैं बता देता हूं। तो अब देखिए यहां पर अपन दूसरा तरीका अगर निकाले तो दूसरा तरीका क्या, मिल्क और वाटर का जो इनिशियल रेशियो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 7:2, और x लीटर मिल्क और x लीटर वाटर ऐड करने के बाद ये रेशियो बन गया 5:2। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मैंने मिल्क और वाटर की बराबर क्वांटिटी ऐड की है, तो ये चीज अपन को रेशियो में भी दिखनी चाहिए। रेशियो में दिखने का मतलब है कि मिल्क जो है वो 7 से 5 हो गया, दैट मींस कि 2 यूनिट ऐड किया,
और वाटर 2 से 2 ही रहा, तो वाटर में तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ, लेकिन अपन ने तो बराबर मिल्क और वाटर ऐड किया, तो अगर मैंने 2 यूनिट मिल्क ऐड किया तो फिर 2 यूनिट वाटर भी ऐड होना चाहिए था, तभी जाके वो बराबर रहता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिख रहा। ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पहले 7 और 2 का डिफरेंस 5, नीचे 5 और 2 का डिफरेंस 3। तो डिफरेंस को सबसे पहले आपको बराबर करना पड़ेगा। डिफरेंस बराबर करने के लिए आप पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आप देखिए 7 3 21 रेशियो 6, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 5 25 रेशियो 4। अब आप देखिए 21 से 25 मतलब 4 यूनिट का ऐड किया, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 सॉरी, और 6 से 10 मतलब यहां पर भी मैंने 4 यूनिट का ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड मैंने बराबर बराबर ऐड किया, बिकॉज दोनों साइड मैंने कितना कितना ऐड किया था, x लीटर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 4 यूनिट जो है वो x के बराबर है। अब ये 4 लीटर नहीं है, ये 4 यूनिट है। इस यूनिट की वैल्यू अपन को लीटर में निकालनी पड़ेगी। वो अपन कैसे निकालेंगे? तो मैं बोल सकता हूं कि मिल्क और वाटर का जो इनिशियल मिक्सचर था वो 90 लीटर है, और मिल्क और वाटर का जो इनिशियल रेशियो है वो है 21:6। अब ये 7:2 को भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। अपना जो नया रेशियो है उसी को अपन लेके चलेंगे, दैट इज 21:6। तो यहां पर मिल्क है 21 यूनिट, वाटर है 6 यूनिट, तो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 + 6 27 यूनिट, और यही 27 यूनिट की वैल्यू मेरे को 90 लीटर के बराबर दे रखी है। और यहां पर मुझे क्या करना है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ पे 9 से 3 बार में, 9 से 10 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10/3, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10/3, दैट इज 40/3, दैट इज 13.33 लीटर। तो यही होगी अपने एक्स की वैल्यू। ये हुआ दूसरा तरीका। एक और तरीका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर तीसरा तरीका क्या? तो देखिए जब कभी भी अपन इस तरीके से दो रेशियो आपको दे रखे हो और कुछ ऐड किया गया हो या कुछ सब्ट्रैक्ट किया हो गया हो, दोनों ही केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ ये मेनली तब इस्तेमाल करते हैं जब मिल्क और वाटर दोनों में अलग अलग क्वांटिटी ऐड की है। अगर सेम क्वांटिटी ऐड की है तो उस केस में तो आप दूसरा वाला लगा लीजिए, लेकिन अगर अलग अलग क्वांटिटी ऐड की गई होती है तो उसमें तीसरा वाला मेथड काफी बढ़िया होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो इनका इनिशियल रेशियो है वो 7:2 है, और x लीटर ऐड करने के बाद रेशियो बन गया 5:2। तो यहां पर भी x लीटर ऐड किया है, यहां पर भी x लीटर ऐड किया है। अगर यहां पर x और यहां पर y किया जाता तो फिर उसको अपन लिखते हैं, या फिर कुछ और x की जगह कुछ आपको यहां पर क्वांटिटी दे दी जाती है। मेनली जैसे मान लीजिए यहां पर 10 लीटर ऐड किया, यहां पर 15 लीटर किया, इस तरीके से दे दिया जाता तो उस चीज को लिख देते हैं। या फिर बोला जाता कि घटाया है तो फिर माइनस साइन के साथ आता। जैसे बोला जाता कि मैंने x लीटर घटाया है तो -x, यहां पर मैंने जोड़ा है इसलिए प्लस साइन आया, अगर घटाता तो माइनस साइन आता। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका है। तो 7 दूनी 14 -5 दूनी 10, और यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × +x ये आ गया आपके पास +5x माइनस साइन, और 2 × +x ये आ गया +2x। तो यहां पर आप देखिए ये 4 यूनिट, ये कितना आया 5x - 2x मतलब 3x। दैट मीन्स कि 3x जो है वो 4 यूनिट के बराबर है। और यहां पर अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल मिक्सचर जो है वो 90 लीटर का है, और इनिशियली जो अपना रेशियो है वो 7 और 2 है, मतलब 7 यूनिट मिल्क और 2 यूनिट वाटर। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 7 और 2 9 यूनिट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि 9 यूनिट की वैल्यू आपको 90 लीटर दे रखी है। तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 40 लीटर, और 3x = 40, तो x = क्या बन गया 13.33 लीटर। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए ये जो तरीका होता है तीसरा वाला, इसमें केवल अपन पहले वाले रेशियो से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे से कोई बोले कि मैं 5 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं, मतलब x लीटर ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी निकल के आई उसको निकाल लूं, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। मतलब 5 + 2 7 यूनिट, ये दूसरा वाला रेशियो क्या बना 7 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है तो 7 यूनिट की वैल्यू 70 लीटर बोल देना सरासर गलत होगा, क्योंकि यहां पर केवल आप पहले वाले रेशियो की ही वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ऐड करने के बाद कितनी कितनी क्वांटिटी बनी ये निकालना है, तो यहां पर आप क्या कीजिए, इनिशियल कितनी कितनी क्वांटिटी थी इसको निकाल लीजिए। जैसे 7 यूनिट हो जाएगा अपने पास 70 लीटर, 2 यूनिट हो जाएगा 20 लीटर। अब इसमें मैंने 13.33 मिल्क मिलाया, 13.33 वाटर मिलाया, तो 70 में अगर मैं 13.33 मिल्क मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा 83.33। तो मिल्क की क्वांटिटी आ गई 18.33, 83.33, और सेम तरीके से वाटर की क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 33.33। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। A sphere is completely contained within a cylinder with the height and diameter of the cylinder matching the diameter of the sphere. Given that the volume of the sphere is 36 pi cubic centimeter, what is the volume of the vacant space inside the cylinder? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर में एक स्पेयर फिट है, और यहां पर बोला गया है अपन को कि जो सिलेंडर का हाइट और डायमीटर है
वो स्पेयर के डायमीटर के बराबर है। दैट मीन्स ये जो स्पेयर फिट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये बेस को, टॉप को और हर तरफ की दीवारों को टच करेगा। तो ये आपका हो गया अंदर का स्पेयर। अब यहां पर जैसे कि ये हो गई अपने पास स्पेयर की डायमीटर, और ये कितने के बराबर है, तो ये हाइट के बराबर है सिलेंडर की। और सेम तरीके से ये हो गई अपने पास रेडियस स्पेयर की, और ये कितने के बराबर है, तो ये सिलेंडर की रेडियस के बराबर है, क्योंकि अगर डायमीटर बराबर है तो फिर रेडियस भी बराबर होगी। तो अब देखिए यहां पर अपन से क्या बोला गया है कि स्पेयर का वॉल्यूम अगर 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ये बाकी जो स्पेस बच गया इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि बाकी स्पेस का वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्पेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, और रेडियस कैसे आएगी, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो अपने पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये अपन को दे रखा है 36 पाई। तो यहां पर आप देखिए पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 9 बार में 9 3 27, और 27 होता है अपने पास 3 का क्यूब, तो यहां से रेडियस आ गई 3। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सिलेंडर की भी रेडियस 3 होगी, लेकिन हाइट क्या होगी, तो जो सिलेंडर की हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर कितना हो जाएगा, 3 का डबल मतलब 6। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियस यहां पर 3 और हाइट 6, और इसमें से मेरे को स्पेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है जो कि है 36 पाई। तो 3 3 9, 9 का 6 बार में 54, 54 पाई माइनस 36 पाई, दैट इज इक्वल टू 18 पाई। ऑप्शन नंबर सी। A hemisphere is melted and recast into a cone of the same radius r. Find the height of the cone form. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक हेमिस्फेयर को मेल्ट और रिकास्ट करके एक कोन बनाया है जिसकी रेडियस बराबर है, मतलब हेमिस्फेयर और कोन दोनों की जो रेडियस है वो आर के बराबर है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कोन की हाइट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जब कभी भी अपन मेल्ट और रिकास्ट करते हैं तो उस केस में वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। दिस इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इसकी भी कैपिटल आर है, लेकिन हाइट जो भी होगी उसको अपन को निकालना है, तो एच अपन को निकालना है। तो देखिए ये पाई अपना कैंसिल आउट हो गया, ये 3 अपना कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर चला जाएगा, यहां पर केवल आर रह जाएगा। तो एच इक्वल टू आ गया 2 इंटू आर, दैट इज 2r। ऑप्शन नंबर ए। Two solid hemisphere of radii 6 and 8 respectively are melted and recast into a single hemisphere. What is the approximate radius of the new hemisphere form? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो सॉलिड हेमिस्फेयर को पिघला के एक सिंगल हेमिस्फेयर बनाया है, तो जो नया हेमिस्फेयर बनाया उसकी रेडियस क्या होगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फिर से अपन को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इक्वल करना पड़ेगा। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अभी अभी अपन ने देखा था 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे रेडियस है 6, फिर ये दूसरा वाला जो हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर है रेडियस 8 का क्यूब। अब मैं मान लेता हूं कि जो नया हेमिस्फेयर बना उसकी रेडियस आर है, तो उसका वॉल्यूम बना 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर अपन को आर क्यूब की ही वैल्यू निकालनी है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू आ गया आपके पास 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 1 1 2 5 2 7, 728। तो देखिए 729 का जो क्यूब रूट होता है वो अपने पास 9 के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 729 से जरा सा छोटा है, तो आर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। A regular right pyramid has a square base with a side length of 12 cm. Its length height is 10 cm. What is its volume? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रेगुलर राइट पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है और उसकी साइड लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। अब यहां पर ये साइड लेंथ जो है वो अपन को 12 दे रखी है, तो ये जो साइड लेंथ है ये बेस की साइड लेंथ है, मतलब जो स्क्वायर बेस है उसकी साइड लेंथ। और ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट कौन सी होती है, तो देखिए ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं 4 ट्राइंगल, इन चारों की जो हाइट है इसको अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट। मतलब ये जो एल है ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये वाली जो साइड है इसको अपन बोलते हैं स्लैंट एज। तो स्लैंट एज और स्लैंट हाइट इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यहां पर अपन से वॉल्यूम पूछ रहा है, तो कोई भी पिरामिड जो है उसका वॉल्यूम अपने पास होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए एरिया ऑफ बेस निकालना आसान है। बेस आपका स्क्वायर की शेप का है जिसकी साइड लेंथ आपको दे रखी है, तो उसका एरिया हो जाएगा आपके पास साइड का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। तो मेन यहां पर क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, तो हाइट है ये अपने पास h, ये अपन को निकालनी है। तो देखिए यहां पर अगर आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये अपने पास हो जाता है साइड का आधा। ये पूरी जो है ये अपनी साइड है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये आधी लेंथ हो गई साइड की, और आधी कितनी हो जाएगी, अगर पूरी साइड 12 है तो आधी हो गई 6। तो आप देखिए हाइट
और ये 6 और ये 10, ये आपस में क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ये वाला जो है ये आपका 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूं कि 8, 6, 10 अपने पास ट्रिपलेट होता है, तो ये जो हाइट है ये हो जाएगी 8 के बराबर। तो यहां पर हाइट मेरे पास आ गई 8। सोल्व कर लीजिए 3 से 4 बार में, 12 चौको 48 या फिर 8 चौको 32, 32 इंटू 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, 2 कैरी चला गया, 12 3 36, 36 और 2 38, 384। ऑप्शन नंबर ए। The ratio of the radii of two car tire is 1:2. If the area of the smaller tire is 100 centimeter square, what is the area of the larger tire? तो देखिए यहाँ पे आपको दो कार टायर की रेडियाई का रेशियो दे रखा है। बोला जा रहा है कि अगर छोटे वाले टायर का जो एरिया है वो 100 है तो बड़े वाले का क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जो एरिया होता है वो इक्वल टू अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेडियाई का रेशियो 1:2 है तो आर स्क्वायर का क्या होगा, तो मेरे को दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। दैट मीन्स कि जो एरिया का रेशियो होगा वो भी 1:2 ही होगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको 100 दे दी और 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ऑप्शन नंबर ए। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कन्वर्ज एट द इन सेंटर आई, given that the measure of angle BIC is 125, what is the measure of angle BAC? तो चलिए यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। इस ट्राइंगल ABC में बोला जा रहा है कि जो इंसेंटर है इसका वो I है। इंसेंटर क्या होता है, तो इंसेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स कि ये तीनों एंगल बाइसेक्ट होकर जहां पर मिलेंगे उसको अपन बोलते हैं इंसेंटर, और ये अपन को दे रखा है I के बराबर। अब यहां पर बोला गया है कि अगर एंगल BIC, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 125 डिग्री है, तो एंगल BAC क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए जब कभी भी इंसेंटर की बात की जाए तो उस केस में ये जो I है ये इक्वल टू अपने पास होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल का आधा। तो I का अपोजिट एंगल क्या माना जाएगा, A माना जाएगा, दैट इज 90 प्लस A/2, और ये अपने पास हो गया 125। तो यहां से आप A निकाल सकते हैं, 125 माइनस 90 हो गया 35, 35 इंटू 2 दैट इज 70। तो A जो है वो आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। In a quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD and AC is a diagonal. If AB equal to CD, which of the following is true? तो देखिए यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। चलिए कुछ इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। इसमें AB और CD जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और साथ ही साथ बराबर भी है। तो AB जितना उतना ही CD है, और ये AC एक डायगोनल है। तो यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA है ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, और अगर होंगे तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी से होंगे। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA। अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA में बात करूं तो एक साइड तो अपन को यहां पर इक्वल दे ही रखी है, AB इक्वल टू CD। इसके अलावा दोनों में एक साइड कॉमन है। कॉमन कौन सी है, तो AC कॉमन है। अब यहां पर अगर BC और AD ये इक्वल हो जाए तब तो मैं ट्रिपल एस से बोल सकता हूं, लेकिन BC और AD के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा, तो इनको मैं इक्वल नहीं बोल सकता। इसके अलावा अगर यहां पर मेरे को कोई एक एंगल भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो एंगल कौन सा होना चाहिए, तो वो इन दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए, मतलब AB और AC के बीच वाला, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अब आप देखिए यहां पर AB और CD आपके पैरेलल है, तो जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होती है और इस तरीके से जेड फॉर्म में अगर एंगल बनता है तो इनको अपन बोलते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एंगल BAC जो है बराबर होगा आपके पास एंगल DCA के। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। यहां पर ए से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिकॉज ये एंगल के अलावा अपन और किसी एंगल को इक्वल नहीं मान सकते अनटिल एंड अनलेस अपन को दे नहीं रखा। तो यहां पर नहीं दे रखा तो नहीं मान सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन ट्राइंगल ABC, a line segment DE is drawn through the centroid G parallel to side BC. D lies on AB and E lies on AC. तो चलिए एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ये अपना हो गया ट्राइंगल ABC। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक सेंट्रोइड है G और इससे एक लाइन सेगमेंट DE पास होता है जो कि BC के पैरेलल है। तो ये अपने पास हो गया एक लाइन सेगमेंट, और इस पे मैंने मान लिया ये अपना सेंट्रोइड है G, और D जो है वो AB पर लाई कर रहा है और E जो है वो AC पर लाई कर रहा है। तो ये बन गया D। अब यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल ADE
और ट्रेपीजॉइड DECB, इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? तो यहां पर स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है अपने पास? तो स्मॉलर ट्राइंगल तो ये है ऊपर वाला, और अगर मैं ट्रेपीजॉइड की बात करूं तो ट्रेपीजॉइड कौन सा बनेगा? ये नीचे वाला। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे आप निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये अपने पास क्या है? ये है मीडियन। सेंट्रोइड से जो लाइन पास होती है उसी को अपन मीडियन बोलते हैं। तो अगर ये लाइन सेंट्रोइड से पास हो रही है तो ये मीडियन का काम करेगी। इसको मैंने नेमिंग कर दी एफ। तो अब मैं बोल सकता हूं कि एजी जो है ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए मीडियन है, और ये जो AGF है ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए मीडियन है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि दोनों में एक तो एंगल ए कॉमन है। एंगल ए जो है वो ADE में भी आता है और ABC में भी आता है। दूसरा, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज DE जो है वो BC के पैरेलल है। सेम तरीके से ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पर आप ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। और जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के, हाइट के रेशियो के स्क्वायर के, साथ ही साथ मीडियन के भी रेशियो के स्क्वायर के। तो अगर मेरे को यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर दे रखा है या मीडियन का स्क्वायर दे रखा है या हाइट का स्क्वायर दे रखा है, इन तीनों में कोई भी चीज दे रखी है तो मैं एरिया का स्क्वायर का रेशियो निकाल सकता हूं, सॉरी एरिया का जो रेशियो है वो निकाल सकता हूं। तो देखिए मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के। तो करस्पॉन्डिंग मीडियन मतलब ADE के लिए जो मीडियन है वो AG है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा ABC में वो होगा ये AF। तो इनका स्क्वायर। और जब कभी भी मीडियन की बात की जाती है तो जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये होता है 2 यूनिट और नीचे वाला होता है 1 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि अगर AG 2 यूनिट है तो AF कितना हो जाएगा? तो AF हो जाएगा AG प्लस GF, दैट इज 2 + 1 3 यूनिट। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9। अब यहां पर आप देखिए अपन से रेशियो क्या पूछ रहा है? अपन से ADE और ट्रेपीजॉइड DECB इनका रेशियो पूछ रहा है। ADE तो मैं बोल सकता हूं 4 यूनिट है, DECB क्या हो जाएगा? तो DECB इक्वल टू हो जाएगा ABC माइनस ADE। अगर इस पूरे ट्राइंगल में से मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये नीचे वाला बच जाएगा। पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 9 यूनिट और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया है 4 यूनिट। सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 9 - 4 5 यूनिट। तो जो इनका रेशियो है वो बन गया 4:5। ऑप्शन नंबर सी। टू सर्कल ऑफ रेडियस 9 and 5 have their center 17 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरनल कॉमन टेंजेंट? तो देखिए इंटरनल का मतलब होता है आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहां पर अगर आपसे इंटरनल पूछ रहा है तो आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, TCT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज O1 O2 और उसका स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो उसमें R1 + R2 की जगह R1 - R2 आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो यहां पर आप देखिए दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 17, मतलब 17 का स्क्वायर, और रेडियस आपको दे रखी है 9 और 5, तो 9 और 5 14 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो ये आपके पास कितना आ गया? तो ये आ गया 89 + 4 दैट इज 93। ऑप्शन नंबर सी। Two circle with radii R1 and R2 have their center 20 सेंटीमीटर apart. Find the length of transverse common tangent between them. तो देखिए एकदम ही सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो भी यही है, बस डिजिट्स बदली है और कुछ भी नहीं करा। तो अगर आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि आपके 2 क्वेश्चन ऐसे ही चले गए। और इतना आसान क्वेश्चन है कि कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो इस वजह से कोई भी चीज छोड़ के ना जाए, हो सकता है कि कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाए। मतलब आप मान लीजिए अगर आपने यही छोड़ा और इसी से 2 क्वेश्चन चले गए, और जब आप वापस आके घर पे देखेंगे इसका फॉर्मूला तो आपको लगेगा कि भाई इससे आसान तो कुछ था ही नहीं पूरे पेपर में, इतनी आसान चीज से मेरे 2 क्वेश्चन चले गए। तो इसलिए छोड़िए मत, हर चीज करके जाइए। तो फिर से TCT इक्वल टू स्क्वायर रूट O1 O2 है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के सम, तो 7 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना गया? 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 दैट इज √300। ऑप्शन नंबर ए। In a circle, two chords are 7 centimeter and 9 centimeter long. If the 9 centimeter chord is 4 centimeter away from the center, what can be said about the distance of the 7 centimeter chord from the center?
तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्किल में दो कोड है, एक है 7 सेंटीमीटर की और एक है 9 सेंटीमीटर की। बोला जा रहा है कि जो 9 सेंटीमीटर वाली कोड है वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो जो 7 सेंटीमीटर वाली कोड है वो सेंटर से कितनी दूरी पर होगी। यहां पर अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, अपन को कंपेयर करना है कि वो क्या 4 सेंटीमीटर से कम होगी, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी, या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कुछ भी नहीं बोला जा सकता, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, या बराबर भी हो सकती है। तो यही अपन को डिसाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो कोड जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही सेंटर के नजदीक होगी, क्योंकि सेंटर से जो डायमीटर पास होता है ये अपनी होती है बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। दैट मींस कि जितना ज्यादा मैं सेंटर के नजदीक जाता जाऊंगा उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 9 सेंटीमीटर वाली यहां पर है तो जो 7 सेंटीमीटर वाली है वो सेंटर से और दूर ही होगी, कभी भी पास नहीं हो सकती। तो जैसे अगर ये 7 सेंटीमीटर वाली है और ये 9 सेंटीमीटर वाली है, अब यहां पर अपन को बोला गया है कि 9 सेंटीमीटर वाली सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दैट मींस कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपन को दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं बोल सकता हूं कि साफ साफ मुझे दिख रहा है कि जो 7 सेंटीमीटर वाली है वो दूर ही है, नजदीक नहीं है। दैट मींस कि ये जो डिस्टेंस होगा ये 4 से ज्यादा ही होगा, ये ना तो 4 के बराबर हो सकता है और ना ही 4 से कम हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। और अगर आप चाहो तो इन दोनों कोड को सेम साइड की जगह डिफरेंट साइड पे भी बनाओगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। A circle is circumscribed about a triangle. If one of the angle of the triangle is 120 and the radius of the circumscribed circle is r, what is the length of the side opposite the 120 degree angle? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्किल है, इसमें एक ट्राइंगल है जिसका एक कोण 120 डिग्री है। अगर एक एंगल 120 है दैट मींस कि ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में जो सर्कम सेंटर होता है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होता है। तो जैसे अगर मैं इसको मान लेता हूं अपना सर्कल का सेंटर, तो ये जो होगा ये ट्राइंगल के बाहर होगा, तो ट्राइंगल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको मैंने मान लिया ए बी सी। अब यहां पर अपन को एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का दे रखा है, तो इस वाले को अपन मान लेते हैं 120 डिग्री, और अपन से इस 120 के सामने वाली साइड की लेंथ पूछ रहा है। सामने वाली साइड मतलब AC की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। तो ए के सामने वाली को मैं स्मॉल ए बोल देता हूं, बी के सामने वाली को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। तो यहां पर मेरे को स्मॉल बी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ आर। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो यहां पर जो सर्कम रेडियस होती है उसको निकालने का अपने पास डायरेक्ट तरीका होता है, वो इक्वल टू होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। एबीसी मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड, और डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया। तो जो सर्कम रेडियस है वो अपन को दे रखी है स्मॉल आर इक्वल टू ट्राइंगल की मैंने तीनों साइड को एबीसी ही माना है, तो एबीसी अपॉन 4 टाइम्स डेल्टा। डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे आपको दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो उस केस में जो एरिया है वो इक्वल टू हो जाता है अपने पास हाफ AC इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहां पर जो दोनों साइड है वो क्या है A और C। तो जो एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू A इंटू सी इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना 120, तो साइन 120 अगर आप निकालेंगे तो ये अपने पास हो जाता है साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस 60 का मतलब बन गया साइन 60, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो अब आप यहां पे देखिए अपन को बी निकालना है, और ए और सी जो है वो आपका ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ ये 2 और 2 का 4 बार में ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपके पास √3r। तो बी जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन टर्म्स ऑफ आर। एड 1/8 प्लस 1/16 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए डेसिमल। तो देखिए यहां पे अपन को इन दोनों को ऐड करना है, तो एक आसान सा सवाल है, इनको अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन की जगह डिसमल में निकाल लेते हैं, आंसर भी डिसमल में देना है। 1/8 का मतलब बन जाता है 0.125, और 1/16 क्या होगा, तो 1/16 1/8 का आधा होता है, दैट मीन 0.125 का आधा। इसका आधा अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0625। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए ये 5 तो रह गया अपने पास, 5 और 2 7, फिर 2 और 6 8, 1 और 0 1, तो ये बन गया आपके पास 0.1875, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर अपना डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो पहला वाला ग्रुप है इस पे मैं पीपीटी डालता हूँ। यहाँ पर अभी अपन ने जितना भी काम किया वो सब आपको टेलीग्राम पर एज ए PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। ये पीपीटी PDF में मिल जाएगी अर्पित अग्रवाल मैथ्स पर, और SSC मैथ्स बाय अर्पित पर भी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं।
तो जो चीज अर्पित अग्रवाल मेंस पर डाली जाती है वो अपने आप ही एसएससी मेंस बाय अर्पित पर भी पहुंच जाती है। तो यहां पर भी इनको आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं एसएससी मेंस बाय अर्पित पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।